सोनपुर नाम के गांव में 9 साल की रिंकी अपने पिता के साथ रहती थी। उसकी मां का देहांत उसके जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था। उसके पिता का अपना एक छोटा सा खेत था। वो अपने खेत में मिर्ची उगाया करते थे। उन्हीं को बेचकर वो जैसे तैसे अपना गुजर बसर किया करते थे। लेकिन एक दिन काम से लौटते वक्त उनका पैर कीचड़ वाली जमीन पर फिसल गया, जिस वजह से उन्हें बहुत गहरी चोट लगी। वो अब ठीक से चल फिर भी नहीं पा रहे थे। उनके घर में राशन भी अब खत्म होने लगा था। इसलिए रिंकी ने सोचा कि वो खुद ही गांव में घूम-घूम कर अपने खेत की मिर्च बेच कर आए, ताकि उनके घर में कुछ पैसे आ सके। पिताजी, आप घर पर आराम कीजिए। मैं खेत से मिर्ची तोड़कर गांव में बेचने जा रही हूँ। शाम तक लौट आऊंगी। ठीक है बेटा, लेकिन जरा ध्यान से जाना और अंधेरा होने से पहले घर लौट कर आ जाना। ठीक है पिताजी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। रिंकी अपने खेत से हरी मिर्च तोड़कर गांव में बेचने निकल पड़ती है। मिर्ची ले लो, मिर्ची, ताजा ताजा तीखी तीखी हरी मिर्ची ले लो। अरे बेटा, तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें कभी यहाँ मिर्ची बेचते हुए नहीं देखा। तुम तो अभी बहुत छोटी हो। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरी माँ नहीं है काकी, और मेरे पिताजी की तबीयत भी बहुत खराब है। इसलिए आज उनकी जगह मैं मिर्ची बेचने आई हूँ। अच्छा, तो तुम उन राजेश भैया की बेटी हो जो रोज मिर्ची बेचने आते हैं? जी काकी। अच्छा बेटा, तुम मुझे 1 पाव मिर्ची दे दो। रिंकी शाम तक सारी मिर्ची बेच देती है। उन पैसों से वो खाने के लिए थोड़ा बहुत राशन खरीद लेती है। घर आकर वो चूल्हे पर रोटी बनाती है और चाय के साथ ही वो अपने पिता के साथ सूखी रोटी खा लेती है। अगले दिन वो फिर से मिर्ची लेकर गांव में बेचने निकल पड़ती है। अरे बेटा, तुम्हारे पिताजी कब तक ठीक होंगे? बेचारी बच्ची को इस उम्र में ऐसे काम करना पड़ रहा है। पिताजी जल्दी ठीक हो जाएंगे काकी। बताइए, आपको कितनी मिर्ची चाहिए? तुम मुझे 20 रुपए की मिर्ची दे दो बेटा। रिंकी इसी तरह मिर्ची बेचती हुई आगे बढ़ जाती है। मिर्ची बेचते बेचते वो बाजार में पहुंच जाती है। बाजार में जाते ही उसकी मिर्ची हाथों हाथ बिकने लगती है। तभी उसके सामने बैठा मिर्ची बेच रहा आदमी बड़े ही गुस्से में उसके पास आता है। ए लड़की, तू यहाँ पर मिर्ची नहीं बेच सकती। चल जा यहाँ से। क्यों? मैं यहाँ पर मिर्ची क्यों नहीं बेच सकती? आप मुझे यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? फालतू की बहस मत कर मुझसे। मैंने एक बार बोला ना तुझे कि तू यहाँ पर मिर्ची नहीं बेच सकती, तो मतलब नहीं बेच सकती। तू सीधी तरह से यहाँ से जाती है या अभी बताऊं तुझे? मैं यहाँ पर मिर्ची बेचने आई हूँ और मिर्ची बेचे बिना नहीं जाऊंगी। मुझे इन पैसों से अपने पिताजी के लिए दवाई खरीदनी है। बहुत प्यार से समझा लिया तुझे मैंने, लेकिन तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। वो आदमी रिंकी की टोकरी में रखी सभी मिर्ची उठाकर उन्हें पास की नाली में फेंक देता है। ये क्या किया आपने? आपने मेरी सारी मिर्ची को नाली में क्यों फेंका? मैं तो आराम से इन्हें बेच रही थी। आपने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। मेरे सामने ज्यादा रोकर दिखाने की जरूरत नहीं है। चल भाग यहाँ से। वो आदमी रिंकी को डांट कर वहाँ से भगा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। तुम्हें शर्म नहीं आती इस छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा करते हुए? इस बेचारी की कोई मजबूरी होगी, तभी तो ये इस छोटी सी उम्र में बाजार में मिर्ची बेचने आई है। पता नहीं आजकल लोगों की इंसानियत कहाँ चली गई है। बदतमीज आदमी, तुम्हें बेचारी इस छोटी सी बच्ची पर जरा भी दया नहीं आई? अगर मैं इस तरह सब पर यहाँ दया करने लगा तो मेरा काम तो चौपट हो जाएगा। पहले ही इसकी वजह से मेरे सिर में दर्द हो रहा है, और अब तुम आकर ज्ञान देकर मेरे सर दर्द को और मत बढ़ाओ। ज्यादा तरस आ रहा है इस पर, तो इसे अपने साथ ही ले जाओ। उस आदमी की वजह से रिंकी रो रही थी। उसे रोते हुए देखकर वो बूढ़ी औरत उसे चुप कराने लगी। चुप हो जाओ बेटा, कोई बात नहीं। नहीं दादी माँ, वो मिर्ची बेचकर मुझे उन पैसों से अपने पिताजी के लिए दवाइयाँ खरीदनी थी। अब मैं अपने पिताजी के लिए दवाइयाँ कैसे खरीदूंगी? तुम उसकी चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे पिता की दवाइयों के लिए मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। वो बूढ़ी औरत रिंकी को कुछ पैसे दे देती है। रिंकी उन पैसों को देखकर बहुत खुश होती है। तभी वो बूढ़ी औरत रिंकी को एक छोटी सी पोटली भी देती है। इस पोटली के अंदर क्या है दादी माँ?
बेटा, इस पोटली के अंदर मिर्च के कुछ बीज है। इन बीजों से उगी हुई मिर्ची बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तुम इन बीजों को अपने आंगन में उगा देना, इससे तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। आप बहुत अच्छी है दादी माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिंकी उन पैसों से अपने पिताजी के लिए दवाई खरीदकर घर चली जाती है और उन बीजों को अपने खेत में बो देती है। दादी माँ ने कहा था कि ये बीज हमारी सारी मुश्किलें हल कर देंगे। भगवान जी, काश सच में इन बीजों से उगने वाली मिर्ची हमारे सभी मुश्किलों को हल कर दे। रिंकी के ऐसा कहते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। रिंकी जल्दी से वहाँ से भागती हुई अपने घर चली जाती है। सुबह जब बारिश रुकती है तो वो मिर्ची तोड़ने अपने खेत में चली जाती है, लेकिन अपने खेत को देखकर वो हैरान रह जाती है। अरे, ये हमारे खेत को क्या हो गया? इस खेत में तो पीले रंग की मिर्चियाँ उग गई। मैंने तो अपनी जिंदगी में पहले कभी पीले रंग की मिर्ची नहीं देखी। अगर मैं ये मिर्ची लेकर बाजार में बेचने गई तो कोई भी इन्हें नहीं खरीदेगा। लेकिन मुझे बाजार तो जाना ही होगा। अरे नहीं, मैं बाजार नहीं जाऊंगी। अगर बाजार गई तो वो अंकल फिर से मेरे मिर्चियों को नाली में फेंक देंगे। मैं गांव में जाकर ही मिर्ची बेचूंगी। रिंकी उन पीली मिर्चों को लेकर गांव में बेचने निकल पड़ती है, लेकिन हर कोई पीले रंग की मिर्ची देखकर उन्हें खरीदता ही नहीं है। अरे, ये भला कैसी मिर्ची है? कहीं तुम हमें खराब मिर्ची तो नहीं बेच रही? नहीं काकी, ये मिर्ची खराब नहीं है। ये तो बिल्कुल ताजा मिर्ची है। आप खरीद कर तो देखिए। नहीं, मैं ये मिर्च नहीं खरीदूंगी। क्या पता इसे खाकर मेरे घर वालों की तबीयत खराब हो जाए। रिंकी उन पीली मिर्ची को बेचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उससे पीली मिर्ची नहीं खरीदता, जिस वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। उन दादी माँ ने तो कहा था कि ये मिर्ची हमारी सभी परेशानियों को हल कर देंगी, लेकिन इन्हें तो किसी ने खरीदा ही नहीं। आज मेरी 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। आज मैं घर पर खाने के लिए राशन कैसे लेकर जाऊंगी? पिताजी भी घर पर भूखे होंगे। तुम इस तरह रो मत प्यारी पिंकी, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अरे, ये किसकी आवाज थी? यहाँ पर तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। अरे, तुम खुद ही तो हमें अपने साथ लेकर आई थी। हम यहीं पर हैं। ये कौन मुझसे बात कर रहा है? मैं तो किसी को भी अपने साथ लेकर नहीं आई थी। कहीं यहाँ पर कोई भूत तो नहीं? हे भगवान, अगर यहाँ पर कोई भूत है तो प्लीज मुझे बचा लीजिए। अरे, तुम इस तरह घबराओ मत रिंकी, यहाँ पर कोई भूत नहीं है। हम तुमसे बात कर रहे हैं। मैं जादुई पीली मिर्च हूँ। क्या कहा? जादुई पीली मिर्च? हाँ रिंकी, जरा एक बार यहाँ पर देखो, मैं टोकरी के अंदर हूँ। रिंकी जैसे ही टोकरी के अंदर देखती है तो उसे टोकरी में हाथ पैरों वाली पीली मिर्ची दिखाई देती है। अरे, तुम कैसी मिर्ची हो? तुम्हारे तो हाथ, पैर और आंखें भी है। मुझे तो लगता है आज मैं दिन में कोई सपना देख रही हूँ। नहीं रिंकी, तुम कोई सपना नहीं देख रही। मैं तुम्हें समझाती हूँ। कल जिस दादी माँ ने तुम्हें मिर्च के बीज दिए थे, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक परी थी। उन्होंने जब तुम्हें परेशान देखा तो वो तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे पास आई। मैं उन्हीं की जादुई पीली मिर्ची हूँ। तुम मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारी सभी मुश्किलें हल कर दूंगी। जादुई पीली मिर्च के ऐसा कहने पर रिंकी उसे अपने साथ अपने घर के अंदर ले आती है। तभी जादुई पीली मिर्च उससे कहती है, रिंकी, मैं अपने जादू से कुछ भी कर सकती हूँ। तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? जादुई पीली मिर्च, बहुत दिनों से मेरे पिता बीमार है। मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें ठीक कर दो। ठीक है रिंकी। जादुई पीली मिर्च अपने हाथों को हवा में घुमाती है। तभी उसके हाथों से एक सुनहरी रोशनी निकलकर रिंकी के पिता के चारों तरफ घूमने लगती है और देखते ही देखते उसके पिता की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे वाह, तुमने तो सचमुच मेरे पिताजी को बिल्कुल ठीक कर दिया। क्या मैं तुमसे कुछ और भी मांग सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं रिंकी, तुम्हें जो चाहे हमसे मांग सकती हो। क्या तुम हमारी टूटी फूटी झोपड़ी की मरम्मत कर सकते हो? जब भी बारिश आती है तो हमारी झोपड़ी में पानी गिरने लगता है और मुझे जगह जगह ढेर सारे बर्तन रखने पड़ते हैं। तुम इसे ठीक कर दो ना। नहीं रिंकी, मैं तुम्हारी इस टूटी फूटी झोपड़ी को ठीक नहीं करूंगी। लेकिन क्यों जादुई पीली मिर्च? अभी तो तुमने
पैसे मांगूंगी वो तुम कर दोगी, तो फिर तुम मेरी टूटी फूटी झोपड़ी को ठीक क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम अब एक और दिन भी इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहो। मैं तुम्हारे लिए एक नया घर बनाऊंगी, तुम अपने पिता के साथ उस घर में रहना। क्या तुम सच कह रही हो जादुई पीली मिर्च? हाँ रिंकी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, बस तुम देखती जाओ। जादुई पीली मिर्च अपने हाथों को हवा में घुमाती है। तभी देखते ही देखते रिंकी की टूटी फूटी झोपड़ी एक बहुत बड़े और नए आलीशान घर में बदल जाती है। अपने नए घर को देखकर रिंकी बहुत खुश होती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पीली मिर्च। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने पिताजी के साथ इतने सुंदर घर में रहूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए मेरे साथ इसी घर में रहो। ठीक है रिंकी, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ इसी घर में रहूंगी। उस दिन के बाद जादुई पीली मिर्च रिंकी के साथ उसी घर में रहने लगती है। अब रिंकी अपने पिताजी और जादुई पीली मिर्च के साथ खुशी-खुशी अपना जीवन जीने लगती है। चल पैसे निकाल, जल्दी से मुझे पैसे दे। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जाइए यहाँ से। क्या कहा तूने? तेरे पास पैसे नहीं है? कहाँ गए तेरे पैसे? कल ही मालकिन ने तुझे तनख्वाह दी थी ना, जल्दी से पैसे निकाल। मैंने कहा ना मेरे पास कोई पैसे नहीं है। शर्म नहीं आती आपको हर रोज मुझसे पैसे मांगते हुए? अगर मुझे शादी से पहले पता होता कि आपको शराब पीने की इतनी बुरी लत है तो मैं कभी आपसे शादी ही नहीं करती। एक तो तू मुझे पैसे नहीं दे रही है, ऊपर से मुझसे जबान लड़ा रही है। इतना कहकर महेश दरवाजे के पीछे रखे बांस के डंडे को उठाता है और सरिता को पीटना शुरू कर देता है। अपनी माँ को ऐसे पिटते हुए देखकर उसकी दोनों बेटियां बहुत डर जाती है और रोती हुई अपनी माँ को बचाने के लिए जाती है। पापा, पापा, आप प्लीज मम्मी को मत मारो, प्लीज उन्हें छोड़ दो ना। दूर हो जाओ तुम दोनों मेरी नजरों से। एक तो ये मुझे कुछ कमा कर नहीं देती, ऊपर से दो जुड़वा बेटियों को पैदा करके मेरे सिर पर इनके बोझ को रख दिया है। ये आप कैसे बात कर रहे हैं जी? हमारी बेटियां हमारा बोझ नहीं बल्कि भगवान का आशीर्वाद है। फालतू में मेरा और दिमाग खराब मत कर। अगर तू मुझे पैसे नहीं दे सकती तो अभी के अभी इन दोनों मनहूस बेटियों को लेकर निकल जा मेरे घर से, और फिर यहाँ कभी लौट कर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शराब के लिए पैसे न मिलने पर महेश अपनी दोनों बेटियों के साथ सरिता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी सरिता अपने बच्चों को लेकर जगह-जगह काम की तलाश करने लगती है, लेकिन कोई भी उस बेचारी को अपने पास काम पर नहीं रखता। वो अपनी बेटियों के साथ यूं ही भूखी प्यासी सड़कों पर भटकती रहती है। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी दो ना। माँ, मुझे भी प्यास लगी है और अब तो भूख के मारे मेरे पेट में भी दर्द होने लगा है। हमारे लिए रोटी लेकर आओ ना। अपनी बच्चियों को इस तरह भूखे प्यासे देखकर सरिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बच्चियों के लिए खाना लेने के लिए एक दुकान पर जाती है। भाई साहब, मेरी दोनों बच्चियां बहुत भूखी है। अगर आप अपनी दुकान में से कुछ खाने के लिए दे देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा। मैं खाने के बदले आपका कोई भी काम कर दूंगी। मुझे माफ कर दो, तुम जैसे ना जाने कितने लोग हर रोज मेरी दुकान पर आते हैं। तुम जैसों पर तरस खाकर अगर मैं सबकी मदद करने लगा तो थोड़े दिनों में कंगाल हो जाऊंगा। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो ठीक है, वरना जाओ यहाँ से। अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए सरिता उस दुकानदार के सामने हाथ जोड़ने लगती है, लेकिन उस आदमी को भी उन तीनों पर कोई तरस नहीं आता और वो आदमी सरिता को अपनी दुकान से भगाने के लिए उसे तेज धक्का मार देता है, जिस वजह से सरिता दूर जमीन पर जाकर गिर जाती है। तभी वहाँ से गुजर रही एक औरत सरिता के पास जाकर उसे उठाती है। बहन जी, आप ठीक तो है ना? जी हाँ, मैं ठीक हूँ, बस हालात की मारी हूँ। मेरे शराबी पति ने मुझे और मेरी दोनों बच्चियों को घर से निकाल दिया। बेचारी मेरी बच्चियाँ कल से मेरे साथ भूखी प्यासी सड़कों पर भटक रही है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपनी बच्चियों को कुछ खरीद कर खिला सकूं। सरिता की बातें सुनकर वो औरत उसकी दोनों बेटियों की ओर देखती है तो उसे उन बच्चियों को देखकर उन पर बहुत तरस आता है। बहन, तुम मुझे एक भली औरत लगती हो, तुम चिंता मत करो। मेरे पति बहुत बड़े जमींदार हैं, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें हमारे खेत में काम दिलवा दूंगी और तुम्हें रहने के लिए सर्वेंट क्वार्टर भी दिलवा दूंगी। तुम मेरे साथ चलो। वो औरत सरिता की दोनों बेटियों के साथ उसे अपने घर
ले जाती है और अपने जमींदार पति से कहकर सरिता को अपने खेत में काम पर रख लेती है। साथ ही साथ वो सरिता को रहने के लिए एक छोटा सा कमरा भी दे देती है। बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि आज के जमाने में भी आप जैसे अच्छे लोग हैं, वरना आजकल तो बिना मतलब के कोई किसी की मदद नहीं करता। आपने मेरी मजबूरी समझकर मेरी ये मदद कर कर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सरिता उस औरत का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। वो औरत सरिता और उसके दोनों बच्चियों के लिए खाने का इंतजाम करती है, जिसके बाद सरिता अगले ही दिन से खूब मेहनत से उनके खेत में काम करना शुरू कर देती है। सुबह से शाम तक सरिता खेत में काम करती है और शाम को दिहाड़ी से मिले पैसों से अपनी बेटियों के लिए खाना बनाती है। माँ, पहले तो तुम हर रोज 3 रोटियां खाती थी, लेकिन जब से हम यहाँ पर आए हैं, तब से तुम हर रोज 1 ही रोटी खाती हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पहले मुझे ज्यादा भूख लगती थी और अब मुझे कम भूख लगती है। तुम दोनों इतना मत सोचो और पेट भर कर खाना खाओ। हम दोनों अच्छे से खाना तभी खाएंगे जब तुम हमारे साथ एक और रोटी खाओगी। तुम बस 1 रोटी खाती हो और आधी भूखी ही रह जाती हो। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि तुम हमें ज्यादा खिलाने के लिए खुद कम खाती हो। अगर तुम ऐसा करोगी तो हम दोनों भी खाना नहीं खाएंगे। अपनी बेटियों की ऐसी बातें सुनकर सरिता भावुक हो जाती है। तभी उसकी दोनों बेटियां अपनी अपनी थाली में से उसे अपने हाथ से रोटी खिलाती है। अगले दिन सरिता अपनी दोनों बेटियों को स्कूल भेजकर खेत में काम करने आ जाती है। पूरा दिन खेत में काम करने के बाद उसका काम पूरा होने ही वाला होता है कि तभी जमींदार की पत्नी खेत में आती है। सरिता, कैसी हो तुम और तुम्हारी दोनों बेटियां कैसी है? आपकी मेहरबानी से सब कुछ बिल्कुल ठीक है मालकिन। मेरी मेहरबानी से नहीं, ये कहो कि भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हें ये कहने आई थी कि इस बार फूलगोभी की फसल बहुत अच्छी हुई है, इसलिए तुम चाहो तो थोड़ी गोभी अपने घर लेकर जा सकती हो। तुम्हारी बेटियां गोभी की सब्जी खाएंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। मेरी दोनों बच्चियों को आलू गोभी की सब्जी बहुत पसंद है, लेकिन बाजार में गोभी इतनी महंगी मिलती है कि मैं अपनी बच्चियों के लिए गोभी की सब्जी बना ही नहीं पाती। आज उनके लिए गोभी आलू बनाऊंगी तो दोनों बहुत खुश हो जाएंगी। अब जमींदार की पत्नी सरिता को खूब सारे फूलगोभी के फूल दे देती है। सरिता गोभी को घर ले जाकर रसोई में रख देती है और सब्जी बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी एक गोभी चलती हुई सरिता के सामने आ जाती है। अपने सामने गोभी को 2 पैरों पर चलते हुए देखकर सरिता को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता और वो बार-बार अपनी आंखों को मलने लगती है। हे भगवान, ये मुझे कैसा भ्रम हो रहा है? मुझे ये फूलगोभी 2 पैरों पर चलती हुई कैसे नजर आ रही है? और इसके तो 2 नन्हे-नन्हे हाथ और प्यारी-प्यारी आंखें भी हैं। मुझे तो लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। नहीं सरिता, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। हे भगवान, अब तो मुझे ये फूलगोभी बोलती हुई भी नजर आ रही है। कहीं किसी ने मुझ पर कोई जादू टोना तो नहीं करवा दिया? नहीं नहीं प्यारी सरिता, तुम पर किसी ने कोई जादू टोना नहीं करवाया है। मैं सच में तुमसे बात कर रही हूँ। ये देखो, मैं एक जादुई फूलगोभी हूँ। मैं तुम्हारी ही तरह चल भी सकती हूँ, बोल भी सकती हूँ और थोड़ा सा डांस भी कर सकती हूँ। देखो, मुझे तुमसे डर लग रहा है। अगर तुम एक जादुई फूलगोभी हो तो तुम मेरे पास क्या कर रही हो? मैंने तो कोई जादू करके तुम्हें अपने पास बुलाया भी नहीं। अरे सरिता, तुम मुझसे डरो मत। मैं यहाँ तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। कैसी मदद? तुम मेरी क्या मदद करने आई हो? कैसी मदद? तुम मेरी क्या मदद करने आई हो? सरिता, मैं इतने दिनों से तुम्हें हर रोज खेत में काम करते हुए देखती हूँ। तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो। परसों जब तुम खेत में काम कर रही थी, तब मैंने ध्यान से तुम्हारी बातें सुनी। तुम रो रो कर अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। तब मुझे पता चला कि तुम्हारे शराबी पति ने तुम्हारी दोनों बेटियों के साथ तुम्हें घर से धक्के मारकर निकाल दिया है। मुझे ये भी पता चला कि वो तुम्हें मारता पीटता भी था। हाँ, ये तो तुमने सच कहा, लेकिन तुम इस सब के बारे में मेरी मदद कैसे कर सकती हो?
सरिता, तुम्हारे पति ने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत है। उसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। जब तक उसे उसके लिए की सजा नहीं मिलेगी तब तक इसकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। जिस तरह वो हर रोज शराब पीकर तुम्हारी पिटाई करता था, अब मैं उसे उसकी इस करनी का सबक सिखाऊंगी। तुम बस मुझे अपने पति के पास लेकर चलो। लेकिन मेरे पति ने मुझसे कहा था कि अगर मैं फिर से उस घर में गई तो वो मुझे बहुत मारेगा। चिंता मत करो सरिता, जब ये जादुई फूलगोभी तुम्हारे साथ है तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूंगी। सरिता और जादुई फूलगोभी अपने पति के घर जाती है तो सरिता को देखते ही वो गुस्से में उसे पीटने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। तभी जादुई फूलगोभी वहां पर रखे बांस के डंडे को उठाकर उसके पति महेश को पीटना शुरू कर देती है। बांस के डंडों से हुई पिटाई के कारण महेश दर्द के मारे जोर-जोर से चिल्लाने लगता है। अरे मुझे छोड़ो, ये तुम कैसी फूल गोभी को अपने साथ ले आई हो जो अपने हाथ में बांस का डंडा लेकर मुझे इतनी जोर जोर से मार रही है? रोको इसे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें तब तक पीटना बंद नहीं करूंगी जब तक तुम अपने किए हुए बुरे बर्ताव के लिए सरिता से माफी नहीं मांगोगे। अच्छा ठीक है, मैं सरिता से अपने किए बर्ताव के लिए माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो सरिता। मैं आज के बाद फिर कभी तुम्हें नहीं मारूंगा। अब तो इस फूल गोभी को कहकर इससे मेरी जान छुड़वाओ। नहीं नहीं, अभी तो तुम्हें कुछ और भी करना होगा। तुम मुझसे ये वादा करो कि आज के बाद न तो तुम कभी सरिता को मारोगे, साथ ही सरिता और अपनी दोनों बेटियों के साथ प्यार से रहोगे, ना ही सरिता को काम करने के लिए परेशान करोगे। अगर तुमने फिर कभी शराब को हाथ लगाया या घर चलाने के लिए सरिता को पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं इसी बांस के डंडे से तुम्हें पीट पीट कर तुम्हारा भर्ता बना दूंगी। नहीं, मैं वादा करता हूँ कि अपनी दोनों बेटियों के साथ प्यार से रहूंगा। मैं सरिता को भी आज के बाद कभी नहीं मारूंगा और नौकरी भी करूंगा। सरिता को बाहर कोई काम नहीं करने दूंगा। वो आज से आराम से घर को संभालेगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ। अब तो मुझे छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन याद रखना, अगर अपना किया हुआ एक भी वादा तुमने तोड़ा तो मैं उसी वक्त यहाँ पर आ जाऊंगी। और मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगी वो तो तुम बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जादुई फूलगोभी के डर से महेश उसी दिन से शराब पीना छोड़ देता है। वो अपनी दोनों बेटियों को सरिता के साथ जाकर अपने घर लेकर आता है। उस दिन के बाद महेश एक कंपनी में काम करना शुरू कर देता है और बड़े ही प्यार से उन तीनों के साथ अपने घर में खुशी खुशी रहने लगता है।